हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग कैल्शियम कर रहे थे, थर्ड ईयर का टॉपिक। आज इसमें हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि डायरेक्टली ये आपके कोर्स में नहीं है कि आप इसका एब्जॉर्प्शन या उसमें जो भी हेल्प करने वाले जो फैक्टर्स हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में जो हेल्प करते हैं या उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते या उसमें हिंडर करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा आगे उसके फंक्शंस और उसको चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो थोड़ा सा हम जो है डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण होता है, ये छोटी आंत के ऊपरी भाग में हो जाता है या होता है। ठीक है, और यहाँ का माध्यम हम अगर देखें, यहाँ का मीडियम जो है हम अगर देखें तो यहाँ का मीडियम जो होता है वो क्षारीय या बेसिक मीडियम जो है, अल्कलाइन मीडियम जो है वो होता है। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर सहायक तत्व कौन से होते हैं या कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो कैल्शियम को शरीर में अवशोषित होने में मदद करते हैं। देखिए, हम कई बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अवशोषण के लिए अलग अलग माध्यमों की, अलग अलग तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर वो चीज़ अवेलेबल है, वो मीडियम अवेलेबल है, वो माध्यम अवेलेबल है, तो उस न्यूट्रिएंट का अवशोषण जो है वो अच्छी प्रकार से और पूरी तरह से हो जाता है। तो हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि हमने अगर कैल्शियम हमें चाहिए तो हमने जो है कैल्शियम की गोली खा ली या ऐसा, तो हमारा कैल्शियम जो है वो अवशोषित हो गया। नहीं, जब तक हमारे शरीर जो है उसको वो पर्याप्त माध्यम नहीं देगा तो वो तत्व, वो न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी में अवशोषित नहीं हो पाएगा। डाइट में लेने के बाद भी हो सकता है कि वो हमारे शरीर को अवेलेबल ना हो। तो हम देखेंगे कि कैल्शियम को कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं उसके अच्छे अवशोषण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और लैक्टोज की उपस्थिति। ठीक है, विटामिन डी हम धूप से बनाते हैं ना, हमारी स्किन पे जब पैराबैंगनी किरणें जो है वो गिरती हैं तो हमारे शरीर के अंदर ही विटामिन डी बनाने की कैपेसिटी होती है। तो ये विटामिन डी जो है अगर उपलब्ध होता है, मतलब कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है अवशोषण के लिए। इसके अलावा लैक्टोज शुगर जो है वो भी आवश्यक है कैल्शियम के अवशोषण के लिए। लैक्टोज शुगर जो है हमने पहले भी जब डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, लैक्टोज शुगर हमें एक ही स्रोत से मिलती है और इसका स्रोत है दूध और दूध से बने पदार्थ। तो जो लैक्टोज शुगर है वो क्योंकि दूध से मिलती है, ठीक है, और दूध में कैल्शियम भी होता है, तो एक तरह से ये भी ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम का सर्वोत्तम जो हम कहेंगे स्रोत है या सोर्स है वो दूध या दूध से बने पदार्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें कैल्शियम भी मिल जाता है और वहाँ पर ही हमें जो है लैक्टोज शुगर भी मिल जाती है जो कि कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है। इसके अलावा कुछ शारीरिक अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसके अंदर कैल्शियम बहुत रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है या कैल्शियम का अवशोषण अधिक होता है हमारे शरीर में। ये आवश्यकताएं हैं शैशवावस्था, है ना, बाल्यावस्था। शैशवावस्था इज 0 to 2 years, 0 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना। फिर उसके बाद के जो बच्चे हैं वो फिर गर्भावस्था और धात्री अवस्था। ये कुछ ऐसी फेजेस हैं, बहुत क्रिटिकल फेजेस हैं, जबकि रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती है और कैल्शियम की आवश्यकता, कैल्शियम का अवशोषण भी ज़्यादा होता है। देखिए, ये बेसिक टेंडेंसी है बॉडी की कि जो चीज़ उसको जिस समय में ज़्यादा चाहिए वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेती है उस चीज़ को अधिक से अधिक अवशोषित करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये जो अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था में ग्रोइंग फेज है, बाल्यावस्था ग्रोइंग फेज है ना, जबकि बच्चा जो है ग्रो कर रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, हाइट में भी ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। हाइट में कैसे बढ़ते हैं? बोन्स की जब लंबाई बढ़ती है तो हाइट में बढ़ते हैं, ठीक है, जिसके लिए कैल्शियम अधिक जो है आवश्यक होता है। इसलिए इस समय पर कैल्शियम का जो अवशोषण है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें गर्भावस्था और धात्री अवस्था। गर्भावस्था में भी क्या होता है कि माँ के पेट में जो फीटस जो पल रहा होता है या जो भ्रूण पल रहा होता है,
मदर उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है मदर को, और खुद की आवश्यकताएं तो होती ही है, उसकी जो बेसिक नीड्स होती है, ठीक है, कैल्शियम को लेकर। तो इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर भी जो कैल्शियम का अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो बढ़ जाता है। धात्री अवस्था में क्योंकि मदर को जो है बच्चे को फीड कराना होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ क्रिटिकल फेजेस है हमारी लाइफ की, जिसके अंदर की सामान्य से कैल्शियम की जो आवश्यकता है वो बढ़ भी जाती है, आवश्यकता भी बढ़ जाती है और उसका अवशोषण भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हम अगर देखें तो कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है या जो रेशियो है वो 1:1 या 2:1 होना आवश्यक है हमारे शरीर में अवशोषित होने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी जो आंतें होती हैं उसके अंदर अम्लीय माध्यम है, मैंने आपको अभी शायद बोला था कि क्षारीय माध्यम में कैल्शियम का अवशोषण होता है, ये गलत है। क्षारीय माध्यम में ना होकर कैल्शियम का अवशोषण जो है एसिडिक मीडियम में होता है, क्योंकि पेट का मीडियम भी आप ध्यान रखिएगा एसिडिक होता है, HCl होता है, और छोटी आंतों का जो अग्र भाग होता है, यानी जो स्टार्टिंग होती है छोटी आंतों की, वहां पर भी जो मीडियम है वो एसिडिक होता है, और इसी जगह पर जो है कैल्शियम अवशोषित होता है, ठीक है। तो आंतों में अम्लीय माध्यम जो है उसका होने से भी कैल्शियम का अवशोषण अच्छे प्रकार से हो जाता है। फिर है प्रोटीन की उच्च मात्रा, अगर हम डाइट में प्रोटीन भी साथ में ले रहे हैं तो भी कैल्शियम का अवशोषण अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जब कैल्शियम जो है शरीर में अवशोषित हो जाता है उसके बाद ये प्रोटीन के एटम के साथ में एक कंपाउंड बनाकर और फिर जो है बॉडी में आगे अवशोषित होता है। इसलिए प्रोटीन के अवशोषण के लिए प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी बात की कि माध्यम कैसा चाहिए, अम्लीय अगर होगा तो अच्छे से अवशोषित होगा। इसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कैल्शियम के अवशोषण को जो है वो रोकती हैं या उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं। अगर वो चीजें उपस्थित हैं तो हम आहार में भी अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो हमारे शरीर में अवशोषित ना हो पूरी तरह से। सबसे पहला है इसमें फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स। फाइटिक एसिड और जो एक्सालिक एसिड्स जो है वो होते हैं, जो कि जनरली जो है सामान्यतः पत्ते वाली सब्जियों के अंदर होते हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं। ये फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स जो है ये कैल्शियम के साथ में एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक बना लेते हैं जो कि शरीर को अवेलेबल नहीं होता, जो शरीर उसको पचा नहीं पाता, और उस कैल्शियम को जो कि फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, उस कैल्शियम को शरीर अपने काम में नहीं ले सकता। तो ये जो फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स होते हैं, जो क्योंकि पत्ते वाली सब्जियां रिच सोर्स होती है कैल्शियम का, फास्फोरस का, ठीक है, तो ऐसी सब्जियों में से ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स को निष्क्रिय करने के लिए हम इसमें जो है हल्दी का प्रयोग अच्छे से करते हैं। हल्दी या टर्मरिक जो होती है वो फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स को जो है मतलब कैल्शियम को रेडिली अवेलेबल कर देती है बॉडी के लिए, और कहीं ना कहीं ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स को जो है वो निष्क्रिय कर देती है। उसके बाद है आपका आहार में अत्यधिक मात्रा में रेशियो उपस्थित होना। अगर आपने डाइट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फाइबर ले रहे हो, ठीक है, टोटली सैलेड डाइट पे हो या ऐसे हो, तब भी क्या होता है कि क्योंकि रेशियो की हमने बात की थी जब हमने सेलुलोज और हेमीसेलुलोज कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये लवणों को, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको भी अपने अंदर पानी के साथ में अवशोषित करके और शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में अगर रेशे हम ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, देखिए कोई भी चीज़ जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। जब हम अधिक मात्रा में फाइबर ले रहे हैं या रेशे ले रहे हैं अपने आहार में, तो ये कैल्शियम के अवशोषण में भी बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद है आहार में वसा की अधिकता अगर होगी तो भी कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करेगी। इसके अलावा आंतों की गतिशीलता, अगर किसी कारणवश जो मसल्स हैं, आंतें क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स की बनी हुई है, और आंतों में जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है,
है ना, क्रमाकुंचन की गति होती रहती है। तो अगर जो है इनकी गति अधिक है इंटेस्टाइन की, तब भी कैल्शियम अवशोषित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फूड जो है या आपका जो भोजन है पचा हुआ धीरे धीरे आगे पास होता रहता है, धीरे धीरे होता है। अगर हम अपने इंटेस्टाइन की जो है स्ट्रक्चर को देखें, इंटेस्टाइन की या छोटी आंतों की बनावट को देखें, तो हमारी आंतें जो है बहुत लंबी हैं और ऐसे घुमावदार है, और एक छोटी सी कैविटी में बहुत लंबी हमारी आंतें जो है। ये छोटी आंत हमारी इतनी लंबी क्यों है, या नेचर ने इतना लंबा क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हमारे जितने भी पोषक तत्व है उनका अवशोषण होता है। तो ये जो भोजन है हमारा पचा हुआ भोजन धीरे धीरे इंटेस्टाइन में आगे पास होता है। और इंटेस्टाइन के भी सरफेस को बढ़ाने के लिए, ये जैसे इंटेस्टाइन है आपकी, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अवशोषण होता है, ऐसे पाइप से भोजन आगे चलता रहता है और उसका अवशोषण होता रहता है। तो इस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सीलिया जैसे हम बोलते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं इंटेस्टाइन के, जिससे कि भोजन का अवशोषण अच्छे से और ज्यादा मात्रा में हो पाए। तो अगर भोजन जो है जल्दी से इसके अंदर से पास आउट हो जाएगा, जो इंटेस्टाइन की जो गति है वो बहुत ज्यादा है, तो ये जो भोजन है ये आपका शरीर में अवशोषित नहीं हो पाएगा, है ना। उसको इतना समय नहीं मिलेगा कि इंटेस्टाइन जो है उसको अवशोषित कर पाए। तो वो जो भोजन है वो आपका जल्दी से बाहर पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा है आपकी भावनात्मक अस्थिरता, कोई इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है या क्योंकि हॉर्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं या अस्थिरता होती है तो भी स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे भोजन के पाचन को भी प्रभावित करते हैं, अवशोषण को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर क्षारीय माध्यम है, हमने बात की कि एसिडिक माध्यम में कैल्शियम अच्छे से अवशोषित होता है, अगर माध्यम क्षारीय है तो भी कैल्शियम जो है अच्छे से अवशोषित नहीं हो पाएगा। फिर है कैल्शियम और फास्फोरस का उचित अनुपात। हमने बात की थी कि कैल्शियम और फास्फोरस का कितना अनुपात होना चाहिए, 1:1 या 2:1। अगर इस अनुपात में कैल्शियम और फास्फोरस है तब तो अवशोषित होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर इसका अनुपात सही नहीं है कि हम डाइट में कैल्शियम ले रहे हैं, फास्फोरस नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो कैल्शियम है उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा। फिर है भोजन में विटामिन डी का अभाव। हमने बात की कि विटामिन डी नेसेसरी है कैल्शियम के अवशोषण के लिए। अगर हम विटामिन डी नहीं लेते हैं, है ना, धूप से एकदम बच के रहते हैं या धूप में नहीं जाते हैं, आजकल हम लोग सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो विटामिन डी की जनरली जो है लोगों में कमी देखने को मिलती है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी अवशोषित नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें इसका स्टोरेज कहाँ होता है, या कैल्शियम जो है जो अवशोषित होता है ये हमारा शरीर कहाँ पर संग्रहित कर कर रखता है, तो हम अगर देखेंगे कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, कैल्शियम का डिपोजिशन हमेशा उनके सिरों पर होता है। अगर मान लीजिए ये हमारी हड्डी है तो कैल्शियम कहाँ पर जमेगा, इसके सिरों पर जमता रहता है, ये एंड और ये एंड, ठीक है, इनके सिरों पर या जो हड्डियों का जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। और कभी जब रक्त में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो इन्हीं सिरों से रिसकर कैल्शियम वापस रक्त में मिल जाता है और रक्त के लेवल को बनाए रखता है। रक्त में भी कैल्शियम का लेवल जो है 320 मिलीग्राम होता है और ये लेवल जो है, ये स्तर जो है ये बना रहना चाहिए। जनरली क्या होता है कि कभी कभी ओल्ड एज के अंदर अगर हम देखें या प्रेगनेंसी में हम देखें, लैक्टेशन में अगर हम देखें, आगे हम इसकी डेफिशिएंसी पढ़ेंगे, तो अगर आप डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो ये कैल्शियम जो है इन बोन्स में से रिसकर और ब्लड के लेवल की पूर्ति करता है और धीरे धीरे जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारी बोन्स हैं, वो धीरे धीरे
कमज़ोर होने या वीक होने लगती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी कमी के प्रभाव, या नेक्स्ट क्लास में हम इसके देखते हैं कमी के प्रभाव, बिकॉज ये हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कमी के प्रभाव।